अगर हम नॉर्थ की बात करें फिरोज जी, तो यहाँ पर मीठे में गुजिया हुई या शक्कर पारे हुए, नमक पारे हुए, इनका काफ़ी चलन है। दही भल्ले काफ़ी खाए जाते हैं होली के मौके पर। तो आप बताइए, क्या खाना पसंद करते हैं या फिर डाइट को ही फॉलो करते हैं, और किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? दीपावली जी, आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं, दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के अवसर पर तो मैं 2-3 दिन से डाइटिंग कर लेता हूं ताकि इंडल्जेंस कर पाऊं होली के इर्द गिर्द। तो डाइटिंग भूलने के लिए पहले से मैं पश्चाताप प्रायश्चित कर लेता हूं ताकि होली पे इंडल्ज कर सकूं। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, गुजिया है, ठंडाई जी। पीने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मालपुआ मैं खाता हूँ, मेरा एक दोस्त है जो मेरे हमेशा ओके। मेरी फेवरेट्स करता है। फिर ऑफ कोर्स फिर मैं होली खेलता हूँ दोस्तों के साथ, 2-3 अलग-अलग ग्रुपों के साथ होली खेलता हूँ ताकि बहुत मजा आता है। सो वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ग वीकेंड्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। हाँ, बिल्कुल। और इस बार होली फेस्टिवल भी ऐसे पड़ा है कि एक लंबा वीकेंड भी मिल रहा है, तो उससे एंजॉयमेंट भी डबल हो जाती है। लेकिन फिरोज जी ने जो बात कही, उसको मैं अगली होली पे तो ज़रूर फॉलो करने वाली हूँ। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, मैं भी और इनफैक्ट मेरे जानने में जितने भी फिटनेस फ्रीक लोग हैं, कि वो सोचते हैं कि ठीक है डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, होली निकल जाने तो उसके बाद करेंगे। लेकिन इस बार पहले करेंगे डाइटिंग, ताकि होली पे अगर हम खाएं तो वो बैलेंस हो सके। अच्छा फिरोज जी, आप बताइए, अगर फाइनेंशियल फ्यूचर अपना प्लान करें इन्वेस्टर्स, तो किन किन बातों का ख्याल रखें? क्योंकि हम यूजुअली जब हम बातचीत करते हैं व्यूअर्स के साथ, काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि बहुत कॉमन है हर इन्वेस्टर्स के लिए, फिर चाहे वो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग करनी हो, गोल्स डिफाइन करने हो, स्टेप अप करना हो, इन्फ्लेशन का ध्यान में रखना हो। तो कौन से वो इनिशियल स्टेप्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखकर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है अपनी? यस, दीपावली जी, देखिए, हर हर त्योहार एक समय होता है, एक हर इंसान को इंट्रोस्पेक्ट करने का, सोचने का कि भाई मैं क्या गलतियां दूसरों से सीखूं और खुद की गलती ना करूं। अब जैसे होली का मौका है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको आज तो ब्राइट है, आज तो कलरफुल है लाइफ, आपको फ्यूचर भी कलरफुल रखना है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, जैसे इंसान अपनी लाइफ स्टेजेस पार करता है, उनकी उसकी जिम्मेदारियां कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती हैं। महंगाई भी बढ़ती जाती है। तो एक बुनियादी 3-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हर त्योहार पे मैं उसका उसकी उसको याद दिलाना चाहता हूँ। तो एक तो है कि भाई स्टार्ट करें। अगर स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें तो अगर अर्ली करें, ज़्यादा देर ना करें, तभी आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रंग रहेंगे। हर होली में आप रंग और खुशियाँ सेलिब्रेट कर पाएँगे इफ यू स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अगर 5 साल से अगर एक निवेशक अपनी इन्वेस्टिंग पीरियड को 25 साल रखने के बदले 30 साल रखता है, ₹1000 की एसआईपी 25 साल करने के बदले 30 साल करता है, तो मैच्योरिटी अमाउंट 27 लाख से 54 लाख हो सकती है, वही सेम रिटर्न की असम्पशन पे 14% की। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर 5 साल के एडवांसमेंट में कैपिटल, आपकी मैच्योरिटी कैपिटल डबल हो सकती है, ताकि आप रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे ही त्योहार सेलिब्रेट कर सकें, अपने बच्चों को भी सेलिब्रेट करवा सकें इन लाइफ। दूसरी एक सीख है कि हम्म। कभी भी एक एसेट से प्रेम ना करें। मैंने जहां तक कि हजारों निवेशकों से मुलाकात की है 2 दशक में, ये देखा है कि हर निवेशक की एक फेवरेट एसेट क्लास होती है। कोई प्रेम कर बैठता है एफडीओ से, कोई प्रेम कर बैठता है गोल्ड से, कोई प्रेम कर बैठता है इक्विटी से, कोई रियल एस्टेट का भक्त बन जाता है। हर एसेट हर इंसान के लिए हर समय जरूरी होती है, वो मात्रा में होनी चाहिए। आप अपने लक्ष्यों से प्रेम करें, एसेट से प्रेम ना करें। राइट? आप अगर हॉलिडे पे जाते हैं तो डेस्टिनेशन से प्यार करते हैं, एयरक्राफ्ट से प्यार नहीं करते कि बोइंग में ही जाना है, एयरबस में ही जाना है। आप पेरिस जा रहे हैं तो पेरिस से प्रेम प्रेम करते हैं, ना कि बोइंग और एयरबस से। लोग जरियों से प्रेम करने लग जाते हैं, लक्ष्यों से प्रेम करें। ये मेरी सेकंड सलाह होगी। और एसेट क्लास जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। हमने टोटल किए तो 16,000 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप चेक काट के पैसे डाल सकते हैं। वो 16,000 में से आपने खरीदने 10-15। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन पे भी तवज्जो दें। दीपाली जी का शो देखें और म्यूचुअल फंड की जो 600-700 म्यूचुअल फंड है, हम्म। उसमें से कौन सा चुनना है, उसका चुनाव ठीक से करें। ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बुनियादी चीजें हैं, बट ज़हन में रखनी जरूरी है। ओके। इनफैक्ट फिरोज जी, आपके हिसाब से कौन सी वो कुछ बातें हैं जो कि इन्वेस्टर्स को बर्न करनी चाहिए इस होली के मौके पर, अवॉइड करनी चाहिए? एक कॉमन मिस्टेक जो यूजुअली हम नोटिस करते हैं वो ये
कि बहुत सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा फंड्स रखेंगे तो शायद ज़्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। छोटे अमाउंट के लिए भी लिस्ट काफ़ी लंबी होती है कई बार इन्वेस्टर्स के पास फंड्स की। आपकी तरफ से कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है इस होली पर? एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमने स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया, जो लोगों की रिटर्न पे और उनकी पूरी फाइनेंशियल वेल बीइंग पे रिस्क रखती है, वो गलत समय पे खरीदना और गलत समय पे बेचना। हम खरीदते ऊपर हैं और बेचते नीचे हैं। फाइनेंस की किताबें कहती हैं कि बाय लो, सेल हाई, बट जज्बात जो है इंसान के, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करवाते हैं। जज्बात हावी हो जाते हैं। आप वही एसेट खरीदते हैं जो चल गई। जब जब आपको लगता है कि भाई ये स्मॉल कैप चल गया, जैसे मैडम भी कह रही थी, तो आप ज्यादा स्मॉल कैप खरीदते हैं। जब एक्चुअली उसको बेचने की बारी होती है, आप खरीद रहे होते हैं। तो पहला ये इंपॉर्टेंट चीज है कि द थिंग विच यू शुड बर्न, जिसको जला देना है आपने, अपने जज्बातों को पैसे के मामले में जला देना है। उसको एक बक्से में डालना है और बड़ी डीप सी में छोड़ के आ जाना है अपने जज्बातों। पर दैट्स पॉइंट वन। हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे ना खरीदें। हमने इंडिया में देखा लास्ट 6 साल में जो भी अच्छी एसेट क्लास चली, उसमें सबसे ज्यादा पैसे डले। आज मैं कब पुरानी बात क्या करूं, आज की बात देखें, इंडिया की मार्केट इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो ग्लोबल ईटीएफ प्रीमियम में खरीदे जा रहे हैं। मतलब 100 रुपए का माल 120 रुपए में खरीदा जा रहा है एक्सचेंज पे, और वो कुछ नहीं है, वो हांगकांग में इन्वेस्ट कर रहा है, हैंगसेंग में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको 15% की प्रीमियम दे रहे हैं। इतने हम भावुक हो जाते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे। ये दूसरी मिस्टेक। तीसरा, जैसे दीपाली जी आपने बहुत बेशक सही फरमाया कि लोग इतना डाइवर्सिफाई कर देते हैं, इतना फैला देते हैं, नॉट ऑल एग्स इन वन बास्केट के चक्कर में एक एक बास्केट में एक एक अंडा छोड़ के आ जाते हैं। तो इतना ज्यादा डिवर्सिफिकेशन ना करें कि आपको मार्केट को बीट करना मुश्किल हो जाए और आपके इन्वेस्टमेंट्स पे तवज्जो देना नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये तीन चीजें अगर आप जला दें इस होली, तो बहुत बेहतरीन होगा। अच्छा फिरोज जी, आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अभी? लमसम वर्सेस एसआईपी, अगर नई शुरुआत करनी है तो लमसम छोड़ दें, सिर्फ एसआईपी पर फोकस करें, या बैलेंस एक बनाया जा सकता है करंट मार्केट सिनेरियो में? पहली चीज़। और दूसरा ये, अगर 3 साल या 5 साल का होराइजन लेकर चलें तो कितना एलोकेशन डेट में करें, कितना इक्विटी में, कितना रिस्क रह सकता है, क्या रिटर्न मिल सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रखें? यस दीपाली जी, इसमें 3 क्वेश्चन है आपके प्रश्न में। पहले तो अगर आपके पास एक मुश्त पैसे हों, तो ऊपर वाले की दया है कि आपके पास एक मुश्त पैसे हो तो वेट ना करें, पैसे डाल दें। ये इस आधार पे कह रहा हूं कि हमने 24 साल देखे, अगर मार्केट की लोअर लेवल पे हर फाइनेंशियल ईयर अगर हमें पता होता कि ये लोवेस्ट है, अगर भगवान बता देते आपको होली गिफ्ट के मौके पे कि आपको ये मार्केट की लोवेस्ट है, और अगर आप खरीद लेते तो 1 साल की भी रिटर्न सबसे वर्स्ट रही है 11% और सबसे बेस्ट रही है 92%, इफ यू आर एबल टू पिक अप द निफ्टी एट लोवेस्ट लेवल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। बट इस साल का जो है लोवेस्ट लेवल, वो तो हमें पता ही है, वो था 4 जून 2024 को 21,885। आज हम 3% उससे ऊपर है। तो हम करीबन करीबन लोवेस्ट लेवल पे ही हैं इस फाइनेंशियल ईयर के। तो मैं ये कह रहा हूं कि संभावना आपके हित में है, तो आप अगर एक मुश्त पैसा बैंक अकाउंट में लेके बैठे हैं तो बेशक डाल दें। दूसरा रहा सवाल दीपाली जी आपका कि डेट में कितना रखें, इक्विटी में कितना रखें। डेट में इंडियंस का इतना पैसा है, बेशुमार पैसा है। अगर आप अपनी पीपीएफ, ईपीएफ, एफडी, आरडी सब जोड़ते हैं ना, तो फिर पता लगता है कि लोगों के फाइनेंशियल एसेट्स में 80% तो डेट है। अगर आपका 50% इक्विटी नहीं है, तो पहले वो 50 पे ले आएं, इमीडिएटली ले आएं। तीसरा, एसआईपी को रोके ना, अगर एसआईपी चल रही है तो चलने दें। और मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं, एक बहुत बेहतरीन टेबल मेरे सामने है। 1 साल में नेगेटिव रिटर्न आने की संभावना 24% है, और 20 साल में नेगेटिव रिटर्न आने की संभावना 0 है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। अगर 12% की संभावना 85% है, अगर आप 20 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 12% से ज्यादा मिलने की संभावना 85% में, वो भी निफ्टी में। अब इतने बेहतरीन फंड मैनेजर जो करोड़ों कमाते हैं, वो इतनी तो वैल्यू ऐड कर देंगे कि निफ्टी से बेहतर कर देंगे, करा भी है 25 सालों से। सो अगर आपके पास 10-15 साल की अवधि हो, उसी के लिए एसआईपी इंसान करता है, तो उसको रोक के छेड़खानी ना करें अपने निवेश से।
और जैसे मैडम ने कहा कि वॉलेटिलिटी के आगे ही रिटर्न है। फिरोज जी, आप बताइए, आपके हिसाब से अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो, किन फंड्स के साथ करें, कितना एलोकेशन करें हर फंड में, समझाएं। फिर अगर 5 साल का पैसा है, एसेट एलोकेशन में 80% मिनिमम इक्विटी होना चाहिए और 20% डेट होना चाहिए। ये एक पॉइंट मैं मेक करना चाहूँगा। आज की करंट स्थिति में अगर आपके पास 3 साल का भी पैसा हो तो 70% एटलीस्ट इक्विटी में करें और 30% डेट में करें। रहा सवाल दीपाली जी आपके प्रश्न का जवाब कि 4 स्कीम्स बता देता हूँ। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो फ्लेक्सी कैप स्कीम है, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक लार्ज एंड मिड कैप स्कीम है। उसके बाद एक स्मॉल कैप स्कीम और एक मिड कैप स्कीम, कोटक इमर्जिंग एक मिड कैप स्कीम है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप एक स्मॉल कैप स्कीम है। ये 50 स्कीमें खरीदनी है, चारों की चारों खरीदनी है और इक्वल मात्रा में खरीदेंगे तो आपके पास 40% मिड एंड स्मॉल कैप आएगा, 60% लार्ज कैप आएगा। आई थिंक दैट विल बी अ गुड प्रोपोर्शन गिवन वेयर वी आर। अच्छा फिरोज जी, एक चीज़ और, दो कैटेगरीज पर मुझे आपकी राय और चाहिए। एक तो इंडेक्स फंड, क्योंकि ये कैटेगरी पॉपुलर रही है पिछले 2-3 सालों में स्पेशली, और रिटर्न भी बने हैं, फिर चाहे वो आप किसी भी इंडेक्स फंड की बात करें। और साथ ही जो ग्लोबल स्टॉक्स हैं, जो नेस्डैक फंड्स हैं, उनको लेकर आपका आउटलुक क्या है अभी? आई थिंक इंडेक्स फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आपको इंडेक्स फंड चुनने हैं तो सही सेंसेबल चीज है, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप का अगर मैं इंडेक्स फंड खरीदता हूं तो पूरे 250 स्टॉक आ जाते हैं। उसमें थोड़ी कंपनियां मुझे फंडामेंटली पसंद नहीं है क्योंकि उनकी गवर्नेंस पे थोड़ी शक होती है काफी बार, क्योंकि पूरी 250 कंपनियां तो अच्छी नहीं हो सकती। उस इंडेक्स में एक ऐसी कंपनी भी है जिसकी पी 900 पे है और दूसरी कंपनी है 5 पी पे। और अगर आंख बंद करके पूरे 250 ही खरीदने थे तो इंडेक्स फंड स्ट्रेटजी इन स्मॉल कैप आई डोंट प्रेफर, मिड कैप में भी आई डोंट प्रेफर। अगर लार्ज कैप में इंडेक्स फंड खरीद रहे हैं, निफ्टी सेंसेक्स बहुत वेल रिसर्च कंपनीज हैं, पूरी कंपनियां खरीदनी है तो वैसी लार्ज कैप कंपनी खरीद सकते हैं विदाउट अ फंड मैनेजर। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, ग्लोबल इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से इंडिया आज जो इस कतार पे है उसकी वैल्यूएशंस ठीक हो गई हैं, लार्जली ठीक हो गई हैं। अभी भी पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन है। लार्ज कैप में इतनी अंडर वैल्यूएशन है। लार्ज कैप निफ्टी का सबसे बड़ा सेक्टर होता है बैंकिंग सेक्टर, 27%। वो 4 साल के सबसे कम पीई पे है, उससे भी 1 सिग्मा कम पीई पे है। तो आई थिंक वैल्यूएशंस इंडिया में बेहतर हैं, तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग का समय चला गया है। आई थिंक अगले 3-4 साल इंडिया विल आउट परफॉर्म द ग्लोब। ओके, शुक्रिया फिरोज जी और कहीं आने के लिए शो में, और एक बार फिर से थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए, और हैप्पी होली।